नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं हम इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा यह क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में और इससे जो है बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है लघु तरीय में आएगा, यानी 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, या 4 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। आप हेडिंग दे दीजिएगा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का कारण। डैश देकर के लिखिएगा 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला कारण था कि लुई फिलिप जो फ्रांस का राजा था एक उदारवादी राजा था और महत्वाकांक्षी राजा था। यानी ऐसा राजा था जो बहुत ही उदारवादी था, यानी उसके शासनकाल में जो लूटपाट होता था उस पर भी वो ध्यान नहीं देता था। दूसरा महत्वाकांक्षी राजा था, यानी केवल अपने ही फायदे के बारे में वो सोचता था। इसलिए जो है फ्रांस में जो है 1848 ईस्वी में क्रांति हुआ। दूसरा जो कारण था क्रांति का कि लुई फिलिप जो है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की शुरुआत की। याद रखिएगा, लुई फिलिप जो है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की शुरुआत की। क्वेश्चन जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की शुरुआत किसने की, तो याद रखिएगा लुई फिलिप। नया कारण था कि 1840 ईस्वी में लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो जो प्रधानमंत्री बना वो ऐसा व्यक्ति था जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, यानी जो है खून खराबा वाला व्यक्ति था। वो जो है बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। गीजो जो प्रधानमंत्री बना लुई फिलिप के द्वारा, वो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। चौथा जो कारण था कि गीजो जो था प्रधानमंत्री जो बना था वो सभी तरह के वैधानिक सुधार का विरोधी था, यानी नहीं चाहता था कि विधि व्यवस्था में कोई सुधार हो। सामाजिक सुधार का विरोधी था, यानी समाज में जो कुरीतियां मौजूद थी, जो बुराइयां मौजूद थी उसके भी सुधार के विरोधी था, खिलाफ था। आर्थिक सुधार का विरोधी था, यानी अर्थव्यवस्था में सुधार हो, कैसे जो है देश राज्य को जो है आमदनी हो, इसके भी सुधार के विरोधी था गीजो आपका। उसी तरह से लुई फिलिप जो था समाज के ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पसंद किया जो धनी व्यक्ति थे, पूंजीपति लोग थे। उनको जो है शासनकाल में कोई रुचि भी नहीं थी पूंजीपति लोगों को, धनी लोगों को। दूसरी तरफ पूंजीपति जो लोग थे, धनी जो लोग थे, वो समाज में बहुत ही कम संख्या में थे। इसलिए जो है 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ। अगला कारण था कि लुई फिलिप के शासनकाल में जो है बेरोजगारी देश में मौजूद हो गई। लोग जो है खाने पीने मरने लगे, भूखे जो है लोग मरने लगे, तो भूखमरी मौजूद हो गई, जिसके कारण जो है चारों तरफ जो है लोग जो है अपने राजा लुई फिलिप के खिलाफ हो गए। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करने लगे सभी लोग। लुई फिलिप के शासनकाल में विदेश नीति भी अच्छा नहीं था, यानी दूसरे देशों से लुई फिलिप का ताल्लुकात भी अच्छा नहीं था, जिसके कारण बुरे वक्त में जो है लुई फिलिप का दूसरे देश भी जो है कोई साथ नहीं दिया। इसलिए जो है लुई फिलिप जो है वो 1848 ईस्वी में जो है फ्रांस में जो है क्रांति हुआ और सभी लोग जो है लुई फिलिप को जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर किए, और अंत में यह लुई फिलिप जो था वह गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भी भाग गया। तो इस तरह से 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे। यदि क्वेश्चन आता है तो आप बताइएगा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण निम्न था। पहला कारण था कि लुई फिलिप एक उदारवादी और महत्वाकांक्षी राजा था। दूसरा जो है लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति की शुरुआत की। तीसरा कारण था कि 1840 ईस्वी में लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। चौथा कारण था कि गीजो जो है सभी तरह के वैधानिक सुधार का विरोधी था, विधि व्यवस्था में सुधार नहीं चाहता था, सामाजिक सुधार का विरोधी था, आर्थिक सुधार का विरोधी था। उसी तरह से लुई फिलिप जो है वो समाज के ऐसे लोगों को अपने साथ रखना पसंद किया जो धनी लोग थे, पूंजीपति लोग थे, जिनकी संख्या कम थी, जिनको शासनकाल में भी कोई रुचि नहीं थी। जो समाज के ज्यादा वर्ग के लोग थे, जो काफी संख्या में लोग थे, उनको रखना अपने साथ पसंद नहीं किया। जिनको शासन काल में कोई रुचि थी उनको भी अपने साथ रखना पसंद नहीं किया, जिसके कारण जो है 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ। अगला कारण था कि लुई फिलिप के शासन काल में देश में बेरोजगारी मौजूद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, भूखमरी मौजूद हो गई, लोग खाने पीना मरने लगे, इसलिए 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ। अगला कारण था कि लुई फिलिप की विदेश नीति भी अच्छी नहीं थी, दूसरे देशों से ताल्लुकात भी लुई फिलिप के अच्छे नहीं थे, जिसके कारण जो है बुरे वक्त में दूसरे देश भी लुई फिलिप के साथ नहीं दिया। यही कारण था कि जनता जो है लुई फिलिप के खिलाफ हो गई और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। अंत में लुई फिलिप जो है गद्दी छोड़ करके
भाग गया। तो इस तरह से 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण जो है आप बता दीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर। क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इटली और जर्मनी को एक में मिलाने में ऑस्ट्रिया का क्या योगदान था। तो आइए हेडिंग दीजिएगा, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। आइए समझते हैं। देखिए, इटली और जर्मनी जो है उन दोनों को एक में मिलाने में ऑस्ट्रिया का कोई जो है योगदान नहीं था। पहला हम लिखे हुए, इटली और जर्मनी को एक में मिलाने में ऑस्ट्रिया की कोई जो है भूमिका नहीं थी। दूसरा लिखे हुए, ऑस्ट्रिया जो था वह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, यानी इटली और जर्मनी जो है आपस में मिल जाए। तीसरा, इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए यानी एक में मिलाने के लिए जो भी प्रयास होता था ऑस्ट्रिया जो है उसको असफल कर देता था। तो इस तरह से इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं थी। क्वेश्चन हमेशा यह पूछता है, जरूर इसको याद रखिएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो आप बताइएगा। इटली और जर्मनी को एक में मिलाने में ऑस्ट्रिया का कोई योगदान नहीं था। ऑस्ट्रिया जो है वह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी जो है आपस में मिल करके रहे। तीसरा, इटली और जर्मनी को एक में मिलाने के लिए जो भी प्रयास होता था उस प्रयास को ऑस्ट्रिया जो है असफल कर देता था, उसको विफल कर देता था। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत ही खास है, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर में यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में किस तरह से सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने का मतलब जो है यूरोप को एकजुट करने में। तो आइए देखते हैं। यूरोप, आप हेडिंग दे दीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका। डैश देकर के लिखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की निम्न भूमिका थी। पहली भूमिका देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमणों का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो नेपोलियन जो है यूरोप में आक्रमण कर रहा था उसके डर से भी यूरोप के बहुत सारे राज्य जो है एकजुट होने लगे। वो जो है डर के मारे जो है उसमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, सभी लोग जो है एकजुट होने लगे। दूसरा कारण था कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा भी नवयुग का जो है संदेश पहुंचा। यानी नेपोलियन के जो अभियान चल रहे थे उसके द्वारा भी यूरोप के राज्यों में जो है राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। वे लोग भी नवयुग के माध्यम से जो है नेपोलियन के अभियानों के द्वारा जो है वो सभी राज्य जो है एकजुट होने लगे, आपस में मिलकर के रहने लगे। तीसरा जो है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर करके उसको वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। यानी जो नेपोलियन था वो जर्मनी और इटली के भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर करके उसको वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के कभी जो है एकीकरण हुआ, वो लोग उसमें जो है राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। उसी तरह से नेपोलियन की जो नीतियां थी उसके कारण भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास का प्रमुख कारण जो है पहला कारण था कि नेपोलियन के आक्रमणों के द्वारा जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। दूसरा कारण था कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों के द्वारा भी राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ। उसी तरह से नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर करके उसको वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। उसी तरह से नेपोलियन के नीतियों के कारण भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, उसकी क्या भूमिका थी, अब इसको जो है जरूर बता दीजिए। सब पूछता है, यह क्वेश्चन जो है लघु तरीके में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कई तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आप हेडिंग दे दीजिएगा, गैरिबाल्डी के कार्य। डैश देकर के लिखिएगा, गैरिबाल्डी के निम्न कार्य हैं या गैरिबाल्डी ने निम्न कार्यों को किया। पहला जो गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक है, यानी गैरिबाल्डी जो था वो नाव चलाता था, उसका रोजी रोटी जो है वही नाव चलाना था, उसका पेशा जो है नाव चलाना था, यानी वो नाविक था। नाव चलाने के क्रम में ही उसने अपने कर्मचारियों की सेना तैयार की और स्वयं सेवकों की सेना तैयार की। यानी उसके साथ जो भी लोग काम करते थे नाव चलाने के क्रम में, उन्हीं लोगों की उसने जो है सशस्त्र सेना तैयार की, अस्त्र शस्त्र के साथ सेना तैयार की। और देखिए, सेना तैयार करने के बाद उसने क्या किया, सेना तैयार करने के बाद से उसने जो है इटली के 2 बड़े प्रांत
सिसिली और नेपल्स पर उसने आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, गैरिबाल्डी जो है अपने स्वयंसेवकों और कर्मचारियों की सेना तैयार करने के बाद से इटली के दो बड़े प्रांत सिसिली और नेपल्स, जो दक्षिण इटली का भाग था, उस पर जो है गैरिबाल्डी जो है आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद से उन दोनों ही बड़े प्रांतों को गैरिबाल्डी जो है जीत भी लिया। फिर देखिए, जीतने के बाद से वो क्या करता है, अपने दोनों बड़े प्रांत यानी सिसिली और नेपल्स को जीतने के बाद गैरिबाल्डी जो है इस दक्षिण इटली के भाग को जो है बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुअल के जिम्मे जो है गैरिबाल्डी जो है दक्षिण इटली के भाग को सौंप भी दिया। देखिए कितना महान व्यक्ति था, उतना बड़े भाग को जो है बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुअल के जिम्मे सौंप दिया। फिर विक्टर इमैनुअल जो था वो गैरिबाल्डी को शासक बनने के प्रस्ताव को दिया, यानी गैरिबाल्डी को जो है विक्टर इमैनुअल बोला कि आप यहाँ का राजा बन जाइए, लेकिन गैरिबाल्डी जो है इतना महान व्यक्ति था कि वो जो है वहां का राजा बनने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया कि हम यहाँ का राजा नहीं बनेंगे। उसी तरह से गैरिबाल्डी जो है अपने जीती गई सारी संपत्ति को जो है राष्ट्र के नाम, अपने देश के नाम समर्पित कर दिया और एक साधारण किसान की तरह जो है अपना जीवन जो है बिताने लगा। गैरिबाल्डी जो है जो भी संपत्ति उसने जीता हुआ था वो सारी संपत्ति को देश के नाम समर्पित कर दिया, देश के नाम कर दिया और जो है एक साधारण किसान की तरह जो है अपना जीवन जो है जीने लगा। लाला लाजपत जो राय थे वह गैरिबाल्डी की जीवनी को लिखे। क्वेश्चन पूछता है कि गैरिबाल्डी की जीवनी को किस भारतीय जो है भारतीय नेता ने लिखा हुआ था या भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति ने लिखा हुआ था, तो लाला लाजपत राय जो है गैरिबाल्डी की जीवनी को लिखे हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यानी देश की आजादी के समय जो है लोगों के बीच जो है गैरिबाल्डी के महान त्याग, बलिदान और गैरिबाल्डी के चरित्र को जो है लोगों को बताया गया। कितना महान गैरिबाल्डी जो है व्यक्ति था, उसने अपने देश के लिए क्या किया, लोगों को जो है गैरिबाल्डी की जीवनी को जो है बताया गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय। तो इस तरह से गैरिबाल्डी की जीवनी की चर्चा करने के लिए आएगा तो आप बता दीजिएगा कि गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था, यानी गैरिबाल्डी जो है नाव चलाना था। नाव चलाने के क्रम में ही उसने अपने कर्मचारियों की और स्वयंसेवकों की सेना तैयार की, यानी नाव चलाने के क्रम में उसके साथ जो भी लोग थे उन्हीं लोगों की गैरिबाल्डी जो है सशस्त्र सेना तैयार की, यानी अस्त्र शस्त्र के साथ सेना तैयार की। और सेना तैयार करने के बाद से इटली के दो बड़े प्रांत सिसिली और नेपल्स पर गैरिबाल्डी जो है आक्रमण कर दिया, यानी दक्षिण इटली के भागों पर गैरिबाल्डी जो है आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद से गैरिबाल्डी जो है दक्षिण इटली के भागों को जीत भी लिया। दक्षिण इटली के जीते गए भाग को जो है बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी जो है विक्टर इमैनुअल के जिम्मे सौंप दिया। विक्टर इमैनुअल जो है गैरिबाल्डी को जो है वहां का राजा बनने का प्रस्ताव दिया कि आप दक्षिण इटली का राजा बन जाइए, लेकिन गैरिबाल्डी जो है दक्षिण इटली का राजा बनने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। और गैरिबाल्डी जो है और जो भी अपनी संपत्ति जीता हुआ था सारी संपत्ति को अपने देश के नाम समर्पित कर दिया और एक मामूली किसान की तरह गैरिबाल्डी जो है अपना जीवन जो है बिताने लगा। बहुत ही ये महान त्याग किया हुआ था गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी के इस महान त्याग और बलिदान को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय यानी देश को आजाद कराने के समय लोगों के बीच जो है ज्यादा करके गैरिबाल्डी के इस महान त्याग को जो है बताया जाता था। कितना महान व्यक्ति था गैरिबाल्डी जो अपने देश के लिए इतना कुछ किया। लाला लाजपत राय जो है गैरिबाल्डी की जीवनी को लिखे हुए थे। जरूर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गैरिबाल्डी के जीवनी को किसने लिखा हुआ था, तो लाला लाजपत राय ने। तो इस तरह से गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करने के लिए आता है तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को जो है आप लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। यह क्वेश्चन जो है हमेशा जो है पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हेडिंग दे दीजिएगा, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। आइए समझते हैं इसको बिल्कुल ही आसान भाषा में। विलियम प्रथम ही वह पहला व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण के बारे में सोचा, यानी विलियम प्रथम से पहले जो है जर्मनी को एकजुट करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि जर्मनी 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, आपको पहले बताया गया है। उसको एकजुट करने के बारे में विलियम प्रथम ही जो है सबसे पहले सोचा। विलियम प्रथम बस रात दिन एक ही सपना देखा करता था कि हम कैसे जो है इतनी बड़ी जो जर्मनी है उसको एकजुट कर दें। विलियम प्रथम जो है जर्मनी को एकजुट करने के लिए अपने राज्य के योग्य व्यक्तियों को चुनना शुरू किया। विलियम प्रथम जो है जर्मनी को एकजुट करने के लिए अपने राज्य के जो टैलेंट व्यक्ति थे उनको जो है वो चुनना शुरू कर दिया। टैलेंट व्यक्तियों को चुनने के क्रम में उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को चुना। जो चुनाव कर रहा था उसमें जो है सबसे योग्य व्यक्ति उसने बिस्मार्क को चुना। बिस्मार्क जो है बहुत ही महान कूटनीतिज्ञ था। आपको बताया जाएगा नए क्वेश्चन में कि बिस्मार्क जो है कैसे जो है जर्मनी को एकजुट किया
तो अपने कूटनीति के बल पर बिस्मार्क जो है उतने बड़े जर्मनी को जो है एकजुट करने में सफल रहा। तो विलियम प्रथम जो है महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को जो है जर्मनी के एकीकरण को चुनने के लिए जो है उस बिस्मार्क का चुनाव किया। हर कदम कदम पर विलियम प्रथम जो है बिस्मार्क की सहायता भी करते रहा। विलियम प्रथम की सहायता से ही बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण का काम जो है पूरा किया। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आएगा तो जरूर इसको आप जो है तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया गया है। आइए एक बार और इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जर्मनी के विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइएगा विलियम प्रथम जो था वही एक पहला व्यक्ति था जिसने उतने बड़े जर्मनी को एकजुट करने के बारे में सोचा। विलियम प्रथम रात दिन बस एक ही सपना देखा करता था कि कैसे जो है 300 से अधिक छोटे बड़े राज्यों में जो जर्मनी बटा हुआ है उसको हम कैसे एकजुट करते हैं। विलियम प्रथम जो है जर्मनी को एकजुट करने के लिए अपने राज्य के टैलेंट व्यक्तियों को चुनना शुरू कर दिया। अपने राज्य के योग्य व्यक्तियों का चुनाव करना शुरू कर दिया। योग्य व्यक्तियों के चुनाव के क्रम में उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को चुना। बिस्मार्क जो है बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, उसी को जो है विलियम प्रथम जो है चुना। जर्मनी के एकीकरण की सारी जिम्मेदारी जो है विलियम प्रथम बिस्मार्क को सौंप दिया। हर कदम कदम पर विलियम प्रथम जो है बिस्मार्क की सहायता भी करते रहा। विलियम प्रथम की सहायता के द्वारा ही बिस्मार्क जो है जर्मनी को एकजुट करने में सफल रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विलियम प्रथम यदि नहीं रहता तो जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क के लिए असंभव था। बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको बताया गया है। निश्चित रूप से आप एक दो बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। निश्चित रूप से यदि यह क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो इसको फेयर की कॉपी में भी आप कंप्लीट करते जाइए। सीरियल वाइज वीडियो देखिए ताकि जो है हर क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लें। दोस्तों आपको काम हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।